सालों तक देश की आंख में धूल झोंककर ब्रिटेन की नागरिकता और उसके पासपोर्ट पर दुनिया घूमने वाले राहुल गांधी आखिरकार रंगे हाथों पकड़े गए। राहुल गांधी की पोल ब्रिटेन की सरकार ने ही खोलकर रख दी और उनकी नागरिकता और पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेज भारत सरकार को सौंप दिया। मतलब साफ है कि राहुल गांधी अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि दोहरी नागरिकता के कारण न सिर्फ राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन जाएगी, बल्कि वे भविष्य में चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। असल में राहुल गांधी की नागरिकता का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है और उसी के आदेश पर भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से राहुल गांधी से संबंधित दस्तावेज मंगवाए। कर्नाटक के वकील एस विघ्नेश शिशिर ने सूचना का अधिकार के तहत राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी और दोनों देशों के बीच हुए पत्राचार की जानकारी मांगी थी। ब्रिटेन सरकार ने इस अनुरोध का जवाब देते हुए संबंधित दस्तावेज भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत सरकार को सौंप दिए। याचिकाकर्ता का दावा यह है कि ये दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे, जो ये साबित करेंगे राहुल गांधी ने ब्रिटेन के कंपनी बैकअप्स लिमिटेड में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। और इस घटनाक्रम के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले को फिर से खोलने का फैसला किया। कोर्ट ने इसके पहले केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति पर स्पष्ट जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसके साथ ही ये भी कहा कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता ने दावा किया उनके पास ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय ईमेल सहित कई सबूत हैं जो राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की पुष्टि करते हैं। भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित हो जाती है तो वे संविधान अनुच्छेद 84A के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। यदि कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता थी तो इसका उनके राजनीतिक करियर पर गहरा असर पड़ सकता है। उनकी लोकसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है और वे भविष्य में चुनाव लड़ने से भी वंचित हो सकते हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प होगा। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि ब्रिटेन में नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शपथ समारोह आवश्यक होता है और ऐसी किसी भी घटना का रिकॉर्ड नहीं है जिससे उनके ब्रिटिश नागरिक होने की संभावना कम हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई और केंद्र सरकार की अंतिम रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि सरकार ठोस सबूत पेश करती है तो ये मामला और गंभीर हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन किसी दूसरे देश के नागरिक को अपने देश का पासपोर्ट दे सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार और विपक्ष इस पद के लिए अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गई है, लेकिन विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए ये सब करना आसान नहीं। इंडी गठबंधन पहले से ही टुकड़ों में बंटी है। ऐसे में विपक्ष का सर्वसम्मति से कोई एक उम्मीदवार होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जो विपक्ष धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एकजुट था वो उनके इस्तीफे को लेकर पूरी तरह से बंटा नजर आ रहा है। जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तब लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक पहलगाम हमले, बिहार में वोटर्स लिस्ट की जारी समीक्षा को लेकर सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब रहेगा। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनकी सारी रणनीति बिगड़ गई है और फिलहाल उसके लिए सबसे ज़रूरी है उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पर आम सहमति बनाने की। जो कांग्रेस उपराष्ट्रपति रहते जगदीप धनखड़ की आलोचना करते नहीं थकती थी, उन पर सरकार के हक में पक्षपात का आरोप लगाती रहती थी, उसी के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश ने उनके इस्तीफे के बाद उनसे अपने फैसले पर राष्ट्रहित में फिर से विचार करने की अपील कर दी। उन्होंने इसे उनके किसान परिवार से होने की भी दलील दी, लेकिन कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे रमेश का निजी विचार बताकर इस विषय से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की सहयोगी उद्धव ठाकरे तो जयराम रमेश के विचारों से कतई सहमत नहीं है। यही वजह है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को उठा दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी जयराम की तरह अब पूर्व उपराष्ट्रपति से बहुत सहानुभूति हो गई है। उनके इस्तीफे पर वो बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं और शक जता रहे हैं कि बहुत कुछ छिपाया जा रहा है। वही सपा है जो पहले राज्यसभा के सभापति की सख्त विरोधी थी, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता का कारण ममता बनर्जी हैं जो इस पूरे मामले पर खामोश हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने हाल ही में इंडी गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया, वे अचानक कांग्रेस के करीब दिखने लगे, लेकिन तमिलनाडु की डीएमके कांग्रेस का साथ देने को तैयार नहीं है। सीपीएम इस मामले में न तो खुलकर कांग्रेस के साथ दिख रही है और बीजेपी की आलोचना का मौका भी नहीं छोड़ रही। ऐसे में इस बटे हुए विपक्ष के लिए उपराष्ट्रपति पद का संयुक्त उम्मीदवार चुन पाना आसान नहीं है। वजह कांग्रेस का रवैया है।
कांग्रेस विपक्षी दलों पर अपना उम्मीदवार थोपने की कोशिश करेगी और उम्मीद करेगी कि सारे दल उसका साथ दें। लेकिन पहले बिहार और उसके बाद बंगाल में चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी ऐसे मौके पर कांग्रेस के साथ हाँ में हाँ मिलाती नहीं दिखना चाहेंगी। अगर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी बिहार के नेता को आगे कर दिया तो फिर लालू यादव भी कांग्रेस से किनारा करने में वक्त नहीं गंवाएंगे। पिछली बार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट अल्वा के नाम पर उससे सहमति नहीं लेने के कांग्रेस के हथकंडे को ममता बनर्जी भूली भी नहीं है। एक तरफ चुनाव आयोग ने कह दिया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया वो शुरू कर रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष की एकता की चादर तार तार है और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद एकता की दीवार और ढहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने का अंदेशा है और इस बात से पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने ऐसी गलती कर दी कि जो आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। वजह है बार बार तेजस्वी यादव की तरफ से चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करना। बड़ी बात ये कि न तो कांग्रेस और न ही आरजेडी के किसी सहयोगी दल ने अब तक तेजस्वी यादव का समर्थन किया। कारण ये कि चुनाव का बहिष्कार करने से चुनाव न तो टलेगा और न ही चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी का इंतजार कोई करेगा। अगर तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट भी गए तो भी उसके पुराने फैसले सामने हैं, जिसमें कोर्ट साफ तौर पर कह चुकी है कि किसी के चुनाव नहीं लड़ने से न तो चुनाव टलेगा और न रुकेगा। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव सेल्फ गोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पीछे से उनकी पीठ ठोक रही है। आरजेडी के चुनाव नहीं लड़ने का सीधा फायदा कांग्रेस को ही होना है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है, जो बिहार में दशकों से राज्य में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर आने वाले चुनाव में आरजेडी चुनाव बहिष्कार का फैसला करती है तो इसका सीधा राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस न सिर्फ विपक्ष के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकती है, बल्कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकती है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान में कांग्रेस पार्टी अपने लिए मौका देख रही है। उसकी योजना यही है कि अगर राजद चुनाव का बहिष्कार करती है तो वो उस खाली जमीन को भरने के लिए तैयार है। ऐसे में उसके पास अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए इससे बेहतर मौका कुछ और नहीं हो सकता। उसकी अभी तक की चुप्पी ये बता रही है कि पार्टी इस मसले पर तेजस्वी के साथ नहीं है, वह खुद को खड़ा करने के लिए मौके की तलाश में है। ऐसे में अगर आरजेडी ये फैसला लेती है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव या किसी बड़े चुनावी मंच से खुद को अलग रखेगी, चाहे अस्थायी रूप से ही क्यों न हो, तो इससे पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। बात इतनी ही नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए बेचैन आरजेडी के नेता दूसरी पार्टियों में मौका तलाश सकते हैं। ऐसी सूरत में पार्टी के टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। आरजेडी के हटते ही विपक्षी वोटों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो सकता है, खासकर उन वर्गों में जो भाजपा के खिलाफ हैं लेकिन उन्हें मजबूत विकल्प की तलाश है। ये वर्ग यादव अल्पसंख्यक मतदाता के हो सकते हैं जो परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ रहे हैं। हालांकि मौके बड़े हैं लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी कम नहीं। बिहार में पार्टी का संगठन अब भी कमजोर है, स्थानीय नेतृत्व का टकराव चलता रहता है और जमीनी उपस्थिति उतनी नहीं है जितनी आरजेडी या बीजेपी की है। ऐसे में ये देखना होगा कि कांग्रेस इस संभावित अवसर को कितना भुना पाती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने बिहार पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों राज्यों में दौरे और रणनीतिक बैठकों पर काम कर रहे हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और बिहार प्रभारी कृष्णा को सक्रिय भूमिका दी गई। आरजेडी के चुनावी बहिष्कार की स्थिति भाजपा के लिए भी राहत भरी हो सकती है। विपक्ष का बड़ा चेहरा हटने पर बीजेपी को सीधी लड़ाई कांग्रेस से लड़नी होगी, जिसकी जमीन अभी उतनी मजबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देते ही कांग्रेस की उम्मीदों को पर लग गए। पहले तो कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ को लेकर जमकर घड़ियाली आंसू बहाए। उनसे मिलने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेताओं ने लाइन लगा दी, लेकिन ये सब करने के बावजूद जगदीप धनखड़ ने न तो उन्हें मिलने का वक्त दिया और न ही मीडिया के सामने कोई बयान, जिसके सहारे कांग्रेस और विपक्ष की सियासत परवान चढ़ती। हालांकि कांग्रेस ही नहीं, कई विपक्षी पार्टियां भी जगदीप धनखड़ पर उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वे कुछ बोलें और ऐसा बोलें कि पीएम मोदी सहित पूरे एनडीए को घेरा जा सके। यही वजह है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल दिया जाना चाहिए। उन्होंने पद की गरिमा का हवाला देकर कहा कि ऐसी असम्मानजनक विदाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष के लिए भी किसी सांसद ने इस प्रस्ताव पर उनका साथ नहीं दिया।
इससे पहले रमेश ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिख करके धनखड़ की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि धनखड़ पक्ष और विपक्ष दोनों पर सख्ती दिखाते थे और नियमों और मर्यादा आदि का ख्याल रखते थे। इस पोस्ट को लेकर भी रमेश की काफी आलोचना हुई, लेकिन कांग्रेस को अब भी धनखड़ से उम्मीदें हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस धनखड़ से वही सब चाहती है जैसा सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किया था। सत्यपाल मलिक ने अपनी तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था और किसान सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के साथ जा खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे से भी मिलने जा पहुंचे थे। हालांकि सत्यपाल मलिक की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी का कुछ बिगड़ नहीं पाया, लेकिन धनखड़ से कांग्रेस वही उम्मीद लगाए बैठी है क्योंकि वे सरकार के बहुत नजदीक हैं और शीर्ष नेताओं के साथ उनकी करीबी थी, तो संभव है कि उनके पास सरकार के गहरे राज हों। अगर वे सत्यपाल मलिक की तरह राज खोलने शुरू करते हैं तो भाजपा को मुश्किल होगी। हालांकि वे ऐसा करेंगे इसकी संभावना कम है। कांग्रेस को इसके अलावा एक उम्मीद ये भी है कि वो किसानों के बीच सकारात्मक मैसेज भेजें। जयराम रमेश ने अपनी पहली पोस्ट में भी कहा था कि धनखड़ ने किसानों के लिए बहुत काम किया। अब कहा जा रहा है कि किसान समाज उनके इस्तीफे से आहत है। राकेश टिकैत ने भी इस पर बयान दिया है। कांग्रेस को लग रहा है कि किसानों की भावनाओं को उभार कर वो कुछ राजनीतिक लाभ ले पाएगी। का पद छोड़ने वाले जगदीप धनखड़ फिलहाल सीन से एकदम गायब हैं। वो न तो किसी नेता से मिल रहे हैं और न ही उनका कोई बयान आया। सोमवार रात को इस्तीफा देने के बाद यही वजह है कि कांग्रेस जगदीप धनखड़ को फेयरवेल देने के लिए बेकरार है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। इस बीच खबर है कि विपक्षी दल खुद ही जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर के लिए आमंत्रित किया है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं है कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के आमंत्रण को स्वीकार किया है या नहीं। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि उनके इस तरह अचानक इस्तीफा देने का कुछ और कारण हो सकता है। इसके साथ ही उसने डिमांड की कि धनखड़ को कम से कम एक फेयरवेल दी जाए। अब विपक्ष अपने स्तर से ही फेयरवेल की तैयारी में है। सरकार के साथ कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग में विपक्षी दलों ने मांग उठाई कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल में बोलने का मौका दिया जाए। अब खबर है कि विपक्षी दलों ने अपने स्तर पर ही डिनर का फैसला कर लिया है और जगदीप धनखड़ को आमंत्रित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल हों या भगवंत मान या फिर पूरी आम आदमी पार्टी, ये जब भी किसी योजना की बात करते हैं तो ये मानकर चलिए कि एक घोटाले का बीज उस योजना में डाल दिया गया। जो योजना पूरी होते होते एक बड़ा पेड़ बनेगी। कोई सरकारी खरीद हो या फिर व्यवस्था का बेहतर बनाने का इंतजाम, बगैर घोटाले के उस काम को पूरा किया नहीं जाता। ताजा मामला पंजाब में पुलिस के लिए खरीदी गई 144 टोयोटा गाड़ियों का है, जिसमें 14 करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है। आरोप यह कि हम नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब पुलिस के लिए खरीदी गई 144 टोयोटा गाड़ियों की खरीद में लगभग 14 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मनजिंदर सिरसा का कहना है कि इन गाड़ियों को बाजार मूल्य से कहीं अधिक दाम पर खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। सिरसा का आरोप है कि जिन गाड़ियों की बाजार की कीमत लगभग 37 लाख रुपए थी, जिन पर निर्माता कंपनी 10 लाख रुपए तक की छूट देने को भी तैयार थी, उन्हें पंजाब सरकार ने 47 लाख रुपए प्रति गाड़ी की दर से खरीदा। और यह आंकड़ा सही है तो एक गाड़ी पर लगभग 10 लाख रुपए का अंतर पड़ता है। 144 गाड़ियों की खरीद पर आंकड़ा सीधे 14 करोड़ तक जा पहुंचता है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह मुद्दा महज सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक आधिकारिक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने इनवॉइस की कॉपीज को भी संलग्न किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं आपको गाड़ियों की इनवॉइस भेज रहा हूं, जनता को बताएं कि प्रति गाड़ी 10 लाख रुपए अधिक क्यों दिए गए। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि इस खरीद फरोख्त में मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों की भी भूमिका हो सकती है। उन्होंने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। इस मामले ने सरकारी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या इस खरीद में उचित टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई? क्या विभिन्न कंपनी से कोटेशन मांगे गए? क्या बाजार की दरों की जांच की गई या फिर ये फैसला किसी विशेष दबाव में लिया गया? ये जानना महत्वपूर्ण है कि टोयोटा जैसी गाड़ियां मुख्य रूप से उच्च अधिकारियों, वीआईपी सुरक्षा और विशेष बलों के लिए खरीदी जाती हैं और इतनी अहम खरीद में भी पारदर्शिता नहीं बरती गई तो आम जनता अन्य सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर कैसे विश्वास करेगी? पत्र के अंत में सिरसा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। प्रदूषण के नाम पर पाबंदियां लगाने और खुद सरकारी पैसों से करोड़ों की गाड़ियां खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा आगामी क्लाउड सीडिंग परियोजना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब सितंबर में कृत्रिम बारिश कराकर फिर से स्मॉग को बहाना बनाया जाएगा।
एक दूसरे बयान में मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जब 2016 में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी तो वे पूरे साल में केवल 110 दिन ही हवा को साफ कर पाए थे। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने पिछले 7 महीनों में 118 दिन स्वच्छ हवा प्रदान की। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और सड़कों की सफाई की जा रही है। हम कूड़े के ढेर हटा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी अब बदल रही है।